Mr. Samit Shetty, Enterprise Leader, Automation, IBM India, South Asia, to share his thoughts on digital transformation, journey of cooperative banks with IBM. We welcome you, sir. हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आए हुए सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन बैंकिंग। एंड मेरा एक्चुअली ये पूरा प्रेजेंटेशन थोड़ा इजियर हो गया है थैंक्स टू लक्ष्मीदास सर इन टर्म्स ऑफ सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि एज सर राइटली मेंशन्ड, अगर हम प्रूवन टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ऑफर कर पाए, जिससे आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी आप अडॉप्ट कर पाए, देन कोऑपरेटिव बैंक भी इसे अडॉप्ट करने में पीछे नहीं रहेगी और वो हाथों हाथ इसे अडॉप्ट कर लेगी। एंड उसी टॉपिक पे मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि हाउ आईबीएम बड़े बैंकों के साथ उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर चुकी है और किस टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन को अडॉप्ट करने में हमने हेल्प किया है। वो कौन से ट्रेंड्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे और ये ट्रेंड्स आप लोग एज अ कोऑपरेटिव बैंक अफोर्डेबल अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट्स पे किस तरह इसको अडॉप्ट कर पाओगे, उस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो जो पहला ट्रेंड है आज की तारीख में इन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वो है एआई का। हम चैट जीपीटी के बारे में सुनते हैं, जनरेटिव एआई के बारे में सुनते हैं, एंड सारे बड़े बैंक ने इसे किसी एक फॉर्म में या अदर फॉर्म में अडॉप्ट कर चुके हैं इसे। बट जो टेक्नोलॉजी ट्रेंड अभी शिफ्ट हो रही है, पहले बैंक्स में ये थॉट प्रोसेस था कि हमारे पास एग्जिस्टिंग जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें हम एआई कैसे यूज करें। बट अब जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा बदल चुका है। वो इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि जो एआई है वो हमारे बिजनेसेस को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है और हम किस तरीके से अलग तरीके से बिजनेस हैंडल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मे बी 3-4 साल पहले डिजिटल पेमेंट इंडिया में सोचा जाता था कि कभी इतना अडॉप्ट नहीं होगा, यूपीआई नहीं होगा, फोन बैंकिंग होगा नहीं। बट आज सब्जी मंडी से लेके रिक्शा वाला तक यूपीआई पेमेंट और यूज करते हैं, राइट? सो हाउ एआई can help you transform the way how you do business is what I'm going to talk about now। ये जब हम AI adopt करते हैं हमारे business processes में, तो काफी सारे challenges भी आते हैं इस AI को adopt करने में, right? So कुछ challenges जो है कि हम like we rightly pointed out, हम बड़े बैंकों के जैसे सारे चीजों में AI adopt करने जाएंगे then it will become very complex। So कौन से use case को हम prioritize करें और किसे adopt करें जिसमें हम AI infuse कर पाए, that is one of the challenges। second is हम AI सिर्फ एक बिजनेस वर्टिकल पे ना देख के मेरे जो अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स है, जो टच पॉइंट्स है मेरे कस्टमर के साथ, उसमें हम किस तरीके से इसको अडॉप्ट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड जो आखिरी बात है, जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस है कि हमने ये जब AI अडॉप्ट किया तो ये ट्रस्टवर्दी है, बिकॉज कोऑपरेटिव बैंक में इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप विद आवर कस्टमर्स, राइट? हम हमारे कस्टमर्स के साथ बहुत क्लोजली इनिट होते हैं। तो हम जब एआई यूज कर रहे हैं, इस एआई का जो डिसीजन मेकिंग है वो रेस्पॉन्सिबल है और वो ट्रस्टवर्दी है। वो हमें इंश्योर करना पड़ेगा जब भी हम एआई को अपने बिजनेस में अडॉप्ट करने की बातें करते हैं। सो इस डायरेक्शन में आईबीएम ने बड़े बैंकों के साथ या पीएसयू बैंकों के साथ ये काफी सारा टेक्नोलॉजी हमने इस डायरेक्शन में अडॉप्ट किया हुआ है। सो हमने वॉटसन एआई, जो हमारा जनरेटिव एआई का प्लेटफॉर्म है, वो आपको हमने काफी सारे बैंकों में आपने देखा होगा, जैसे एसबीआई यूनो हो गया, बैंक ऑफ इंडिया का वन यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो गया, या यूबीआई का वन एप्लीकेशन हो गया। उसमें ये सारे कंपोनेंट्स आए हुए हैं जो जनरेटिव एआई को अपने कस्टमर के साथ टच बेस करता है। इसमें आपने वॉटसन असिस्टेंट हमारा जो सुना होगा। सो आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके कॉल सेंटर पे टच पॉइंट करते हैं, आपके बैंक्स में टच पॉइंट करते हैं, आपके पॉइंट ऑफ सेल्स पे टच पॉइंट करते हैं। तो हर एक ये जो टच पॉइंट है आपके कस्टमर के साथ, ये कैसे आपकी मैसेजिंग कंसिस्टेंट हो और कस्टमर की ऑनबोर्डिंग जो है वो सीमलेस हो,
वो ये जनरेटिव एआई हेल्प करती है। नाउ जैसे मैंने बोला, ये टेक्नोलॉजी बड़े बैंकों में ने अडॉप्ट कर रखी है, बट हमें ये भी पता है कि बस कोऑपरेटिव बैंक के लिए फुल फ्लेज एआई में एंटर होना या उसको अडॉप्ट करना माइट बी डिफिकल्ट, राइट? उस चीज को एड्रेस करने के लिए हमने एट अफोर्डेबल रेट हाउ कैन यू अडॉप्ट जनरेटिव एआई, इसे हमने SaaS मॉडल में इंट्रोड्यूस किया है, जो एक 3 लाख के ईयरली सब्सक्रिप्शन पे आपको ये सारी कैपेबिलिटी सीमलेसली यूज करने की क्षमता देता है। और इसके बारे में डिटेल्स में हम अपने बूथ में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। बट अगेन अ प्रूवन टेक्नोलॉजी जो हमने बड़े बैंक में डिप्लॉय कर रखा है, वो कोऑपरेटिव बैंक भी अभी यूज कर सकते हैं एन अफोर्डेबल कॉस्ट। सो दैट इज ऑन द एआई पीस ऑफ द ट्रेंड। जो दूसरा ट्रेंड है वो है, जब हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बातें करते हैं, एक की एस्पेक्ट है वो है डेटा सिक्योरिटी। और इस पे हमारे जो रेगुलेटर है आरबीआई, वो भी बहुत ही स्ट्रिंजेंट है। हमारे डीपीडीपी एक्ट भी आ चुकी है जिसपे हमें अमल करना है और उस पे जो टेक्नोलॉजी यूज करना है ताकि हम वो कंप्लाई कर सके उस सारे रेगुलेशन को। वो सारी चीजें अभी बहुत फोरफ्रंट पे आ रही है सारी बैंकिंग इंडस्ट्री के डिस्कशन में। सो उस एरिया में भी काफी सारे चैलेंजेस है। जब डीपीडीपी का पहला ही नियम ये बोलता है कि आपके जो पीआईआई डेटा है वो आपके कौन से सिस्टम में कहां कहां पड़ी हुई है और किस तरीके से एक्सेस होती है, इसका नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है, राइट? तो ये किस तरीके से आप सॉल्व कर सको कि आपके जो मल्टीपल एप्लीकेशंस है या सिस्टम्स है उसमें पीआईआई, आपके कस्टमर के पीआईआई डेटा कहां कहां यूज हो रहे हैं और किस किस डेटाबेस में यूज किए जा रहे हैं या रखे हुए हैं, वो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सेकंड है, अगर कोई उस डेटा को मिसयूज करने की कोशिश कर रहा है, जब आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बातें करते हो, मोबाइल एप्लीकेशन की बातें करते हो, आपने अपने बैकएंड सिस्टम को एक्सपोज कर रखा है, राइट, टू दी एक्सटर्नल वर्ल्ड। अब वहां पर आपका रिस्क हो जाता है कि कोई थर्ड पार्टी आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है। नाउ ये रोकने के लिए रियल टाइम पे कि कोई हमारा कस्टमर का पीआईआई डेटा एक्सेस कर रहा है, रियल टाइम उसको डिटेक्ट करके रोकने की कैपेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। वो एक दूसरा चैलेंज है जब हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बातें करते हैं। और लास्ट, जो काफी सारे स्पीकर्स ने इसके पहले भी डिस्कस किया कि आरबीआई ने काफी सारे रेगुलेशन इस डायरेक्शन में डाल रखे हैं बिकॉज डेटा सिक्योरिटी बहुत क्रिटिकल है एंड राइटफुली सो। बट इसके लिए काफी जो हमें रिपोर्टिंग करनी होती है आरबीआई को, ऑडिट रिपोर्ट्स देने होते हैं, कंप्लायंस और गवर्नेंस मेंटेन करने होते हैं, ये कैसे हम कर पाए विदाउट पुटिंग टू मच एफर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी इनटू इट, उसके ऊपर इसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है वो हम अगले स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। तो इन सारी चीजों के लिए हम बोलते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन फ्रेमवर्क है जो हमने डिप्लॉय कर रखा है उसे हम डीरैक फ्रेमवर्क बोलते हैं। डीरैक फ्रेमवर्क का मतलब ये है, पहला डिस्कवर, जो मैंने बोला कि आपके कस्टमर्स के पीआईआई डेटा कहां कहां और किस किस सिस्टम में है, किस डेटाबेसेस में है, इसको डिस्कवर करके आपको एक कंसोलिडेटेड व्यू देना, इस डेटा को इंक्रिप्शन द्वारा प्रोटेक्ट करना एंड इस डेटा को कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर पाए, या कोई वनरेबिलिटी कोई है क्या इस सिस्टम में, वो एनालाइज करना। एंड अगर रियल टाइम बेसिस पे कोई इसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जो जिसे इसका एक्सेस नहीं होना चाहिए, वो डिटेक्ट करके रियल टाइम बेसिस पे आपके सिस्टम को अलर्ट करना, राइट। एंड फाइनली आरबीआई को रिपोर्टिंग जो करनी होती है कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से, ऑडिट पर्सपेक्टिव से, वो रिपोर्ट जनरेट करना। ये पूरा हमारा जो सोल्यूशन है विच इज कॉल्ड डीरैक फ्रेमवर्क, वो हमारे गार्डियन सोल्यूशन में है, जो अगेन मोस्ट ऑफ दी पीएसयूज एंड जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है अडॉप्ट कर चुके हैं और उनके बेनिफिट्स देख चुके हैं। सो आप अगर देखो तो रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव विच इज वन ऑफ द मोर क्रिटिकल एस्पेक्ट्स, एंड काफी सारे बैंकों पे पेनल्टी लग चुकी है, किसी बैंकों की तो लाइसेंसेस जा चुकी है, वहां पर इट्स ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड, 89% इज मैनुअल एफर्ट रिड्यूस हो चुका है। सो ये बेनिफिट है जो है सिक्योरिटी एस्पेक्ट से। जो दूसरा ट्रेंड है
when you talk about digital transformation, वो है हाइब्रिड एनवायरनमेंट. नाउ हाँ कोऑपरेटिव बैंक के हमारे जो कम्युनिटी में है वो अभी क्लाउड की एडॉप्शन इतनी ग्रेट नहीं हुई है, बट इसका एडॉप्शन डेफिनेटली हो सकता है बिकॉज अभी इफ्तास भी आ रहा है एंड इफ्तास काफी सारे इफ्तास का एक थॉट प्रोसेस ऐसा है कि वो कोर बैंकिंग एज अ सर्विस का कोऑपरेटिव बैंक को प्रोवाइड करेंगे ताकि एक इकोसिस्टम डेवलप हो सके. सो आरबीआई अप्रूव्ड क्लाउड इफ्तास लाने की कोशिश कर रहा है इंडिया में, एंड एक बार वो आ जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो रेलेवेंट हो जाएगी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री के लिए, कोऑपरेटिव बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए भी. अब इसमें जो आने वाली चैलेंजेस है, एक फॉर एग्जांपल हमारा जो आईटी इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है उस चीजों को हम एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है. एंड उसे सिर्फ यूज करना नहीं, उसका कॉस्ट भी हम रिड्यूस कर पा रहे हैं क्या नहीं. मतलब हम टेक्नोलॉजी का यूज एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर जरूर रहे हैं, बट वो ऑप्टिमली सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं या नहीं, एंड उसमें हम कॉस्ट रिडक्शन ला सकते हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जा रहा है. एंड लास्ट है, जब हम अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में से हम जब लेगेसी एप्लीकेशन से जब हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मूव करते हैं तब हमें अपने जो पुराने एप्लीकेशन है उन्हें भी मॉडर्नाइज करना होता है. तो उस जर्नी में हम किस तरह जाए और उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है वो हम अगले साइड में डिस्कस करेंगे. सो आईबीएम ऑटोमेशन का जो पोर्टफोलियो है वो 2 पिलर्स में डिवाइडेड है. जो अभी हमने डिस्कस किया वो हाइब्रिड एनवायरनमेंट के बारे में, यानी आपके पास ऑन प्रेम सेटअप है, आपके पास कुछ सिस्टम क्लाउड पे हैं या कुछ सिस्टम आपके डेटा सेंटर में है जो आपके कंट्रोल के बाहर है या वीपीएन के बाहर है, उसे किस तरह मैनेज किया जाए. तो वो आईटी ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारा सॉल्यूशन पिलर है वो है अराउंड मैनेजमेंट एंड ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ योर आईटी सिस्टम, विच इज दिस पिलर. उसमें भी हम आपकी एप्लीकेशन ऑब्जर्वेबिलिटी के पे फोकस करेंगे, बट डिटेल में ऑब्वियसली हमारे बूथ पे डिटेल डेमोज एंड प्रेजेंटेशंस है जो आपको डिटेल्स बताएंगे. बट नटशेल में ये जो सॉल्यूशन है वो आपको एंड टू एंड विजिबिलिटी देती है आपकी आईटी सिस्टम्स की, यानी आपका एप्लीकेशन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, आपका एसएलए मीट कर पा रहा है या नहीं मीट कर पा रहा है, और सिर्फ आपका इंफ्रा नहीं बट आपका नेटवर्क भी किस तरीके से मॉनिटर हो रहा है, मैनेज हो रहा है. एंड अगर आपने अगर प्राइवेट क्लाउड सेटअप कर रखा है या आपने कुछ क्लाउड में इन्वेस्ट कर रखा है, वो ऑप्टिमली यूज हो रहा है नहीं हो रहा है या इफेक्टिवली यूज हो रहा है नहीं हो रहा है. जो मैंने बोला कि आपका जो सिस्टम्स है वो आपने ओवरसाइज कर रखी है नहीं कर रखी है, उसमें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है नहीं हो सकता, वो हमारा एप्लीकेशन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला टूल बता पाएगा. एंड देन ऑब्वियसली जब अगर आप फ्यूचर में क्लाउड एडॉप्शन की बात करते हो तो क्लाउड एडॉप्शन में फिनॉप्स जो होता है कि आपको क्लाउड में कितना खर्चा करना चाहिए, आपका बजट कितना होना चाहिए या आप कितना उसमें कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो, ये हमारा फिनॉप्स का स्टोरी आपको पूरी तरह एक पिक्चर में आपको ये सारा व्यू दे सकता है. सो ये बेसिकली आपका जो पूरा रन द बैंक जो हम बोलते हैं आईटी ऑपरेशंस का जो सिस्टम है ये पूरी तरह उसे ऑटोमेट करता है एंड टू एंड. राइट, अब ये जो पीस है ये हमने एज अ मेजर ट्रेंड देखा है कोऑपरेटिव बैंक्स में, एंड हमारा जो आरबीआई रेगुलेटर भी है इसे काफी हद तक पुश कर रहा है फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स टू अडॉप्ट. अभी बड़े कोऑपरेटिव बैंक जैसे सारस्वत कॉस्मोस ने इसे अडॉप्ट कर चुके हैं एंड उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं. आर इंटेंट इज कि जो ब्रॉडर कम्युनिटी है कोऑपरेटिव बैंक का वो भी इस डायरेक्शन में सोचे. बेसिकली ये टेक्नोलॉजी आपकी जो बैंकिंग सिस्टम है उसके आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके कोऑपरेटिव कस्टमर्स आपके कॉर्पोरेट कस्टमर्स हो सकते हैं, आपके रिटेल कस्टमर्स हो सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन सीमलेस बनाता है थ्रू एपीआईज. जैसे मैंने बताया आपको आज की तारीख में हर कोई स्मार्टफोन यूज करता है, तो उबर एप्लीकेशन का जो पेमेंट है इट इज सीमलेस, वो बैंकिंग सिस्टम के साथ थ्रू एपीआई कम्युनिकेट करता है. यू डोंट हैव टू राइट स्क्रिप्ट्स एंड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी.
ये एपीआई बेसिकली आपके बिजनेस को स्केल करने में हेल्प करता है, आपके जो स्टेक होल्डर्स है उसके साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है ना। इसमें जैसे मैंने बोला एपीआई, आपने एक बार एपीआई बैंकिंग अडॉप्ट कर ली तो ओपन बैंकिंग आर्किटेक्चर जो है वो आपको अडॉप्ट करने में बहुत सिंपल हो जाता है। आरबीआई पर्सपेक्टिव से जो वो गाइडलाइंस बोलते हैं आपके बिजनेस ऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से, वो आपको अडॉप्ट करने में सिंप्लीफाई हो जाता है। दूसरा, आपने एक बार एपीआई बना दी है और उसको अगर काफी लोग ने अडॉप्ट करना शुरू कर लिया, आपके स्टेक होल्डर्स में कस्टमर्स हो गए, कॉर्पोरेट कस्टमर्स हो गए या आपके रिटेल कस्टमर्स हो गए, जो अगर इस एपीआई को ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आप उसे स्केल कैसे कर रहे और उसे यूज कैसे करें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड फाइनली, एक बार ये जो एपीआई बन गया ये रेलेवेंट है कि नहीं, बिकॉज 2 या 3 साल के बाद ये एपीआई कितने रेलेवेंट है, कितने यूजफुल है, इसे कोई और चेंज करना है कि नहीं करना है, वो लाइफ साइकिल मैनेज करना, राइट। अभी यस, द अदर चैलेंज व्हेन यू टॉक अबाउट एपीआई इज कि बस ये एक्सपेंसिव होता है। ये माइंडसेट है कॉपरेटिव कस्टमर्स का कि एपीआई बैंकिंग अडॉप्ट करना बहुत एक्सपेंसिव है, राइट। एंड उसी पे मैं थोड़ा ये करना चाहूंगा। एंड एक और बात गोइंग बैक कि ये प्रूवन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। सो आई वुड से 9 out of 10 banks today, be it PSUs, private sector banks, anyone, 9 out of 10 banks हमारा API solution यूज कर रहा है। सो ये प्रूवन है इन द इंडस्ट्री, वेल नोन है। आप किसी भी बैंक में चले जाओ, हमारा एपीआई सोल्यूशन ऑब्वियसली यूज कर रहे हैं वो। अब इसे कोऑपरेटिव बैंक कैसे अडॉप्ट करे उसके लिए भी आईबीएम तत्पर है और उसके लिए हमने काफी सारे नए लॉन्चेस भी किया है। हमारा अभी 6 महीने पहले हमने ये लॉन्च किया हुआ है जिसके बारे में मैं अगले स्लाइड में बात करूंगा। जैसे मैंने बोला, ये जो पिलर्स हैं उसके हाइब्रिड क्लाउड इंटीग्रेशन का पिलर जो है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो किसी भी एंटरप्राइज को इंटीग्रेट करने के लिए 5 तरीके से इंटीग्रेट होता है। एक है जो हमने डिस्कस किया, एपीआई, यानी मेनी टू मेनी कनेक्टिविटी जो होता है आपके बिजनेस से, आपके स्टेक होल्डर्स आपसे बात करते हैं, आपके इंटरनल एप्लीकेशन मल्टीपल एंड क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं थ्रू एपीआई। दैट इज वन वे हाउ अ कम्युनिकेशन हैपेंस। दूसरा है आपके जो बैकएंड एप्लीकेशंस है वो भी रादर देन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी कैसे सोआ आर्किटेक्चर अडॉप्ट करके उसे भी एपीआई बेस्ड कम्युनिकेशन किया जाए, उसके लिए एप्लीकेशन इंटीग्रेशन है। चौथा पीस है वन ऑन वन कम्युनिकेशन, और ये आई थिंक सभी को पता है, जो आईबीएम का एमक्यू सोल्यूशन है वो तो आरबीआई खुद अडॉप्ट करके उसे प्रोपोगेट करता है कि वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग बिटवीन टू एप्लीकेशंस, दैट इज एंटरप्राइज मैसेजिंग एमक्यू। और जो नेक्स्ट है ऑफ कम्युनिकेटिंग इज, आपका कोई इवेंट हो रहा है, यानी आपके एटीएम में कोई स्वैप हुआ या आपका कोई पॉइंट ऑफ सेल पे ट्रांजैक्शन हुआ, उस इवेंट को लेके कैप्चर करके कुछ सब्सिक्वेंट एक्शन ट्रिगर करना या उस पे एनालिटिक्स अगर आपको करना हो तो उसे इवेंट स्ट्रीमिंग के थ्रू कैप्चर किया जा सकता है। एंड लास्ट है आपके पास अभी अगर आपने वीडियो केवाईसी के बारे में सुना होगा या ई केवाईसी के बारे में सुना होगा या ट्रेड फाइनेंस एप्लीकेशंस के बारे में आप सुनोगे, तो उसमें वॉल्यूम्स ऑफ डेटा, जो डेटा का साइज है वो बहुत बड़ा होता है। एंड जब इस डेटा को ट्रांसफर करना होता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो जो पाइप भी अवेलेबल होता है हमारे पास बहुत लिमिटेड पाइप होता है, द साइज ऑफ द पाइप जो होता है बहुत लिमिटेड होता है, एंड वो नेटवर्क कंसिस्टेंसी भी नहीं होती। But with this high speed data transfer, ये large chunk of data through small pipe can be sent securely and a high speed manner. In fact, proud to say कि हमारे जो अभी IPL के telecast भी हो रहे हैं, ये सारे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहे हैं। So this is the proof point that this technology works, जो लक्ष्मी सर ने भी बोला, proven technology in the industry, right? So it's there, most lot of banks use it for trade finance, for e-KYC, video KYC, फाइल ट्रांसफर्स एक्सेट्रा। अब इन सब को जब हम इंप्लीमेंट करें तो ये हमें इंश्योर करना होता है कि ये जो एपीआई है सारे सिक्योरली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड दैट इज वेयर हमारा एंड टू एंड सिक्योरिटी का जो डेटा पावर या लेयर 7 स्विच का जो हम बात करते हैं वो
एंड टू एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आ रहा है। तो ये हमारा फुल इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है और ये आज की तारीख में आपको 6400 पर मंथ के सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल है ऑन AWS। तो ऐसा भी नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए काफी सारा खर्चा होने वाला है, बट यस, नाउ कोऑपरेटिव बैंक्स कैन आल्सो अडॉप्ट दीज टेक्नोलॉजीज एंड गेट इनटू द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड। विद दैट एक समराइजेशन स्लाइड है, आई विल नॉट टॉक टू मच अबाउट इट, कि ये जो भी सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी के में हमने बात की वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय कर सकते हो, पावर हो, x86 हो, क्लाउड पे हो, कहीं पे भी होगा हमारा ये सॉफ्टवेयर चल सकता है। ये टेक्नोलॉजी सारे कंटेनर रेडी है, माइक्रो सर्विसेज रेडी है और ओपनशिफ्ट पे डिप्लॉय हो सकता है। हमारा डेटा का प्लेटफॉर्म के बारे में हमने एनीवेज डिस्कस कर लिया है और जो भी सॉफ्टवेयर हमने अभी डिस्कस किया वो सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय की जा सकती है। विद दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग आउट एंड इसके ऊपर कुछ भी सवाल या आपको कुछ जानना हो डिटेल में, आई विल बी अवेलेबल एट द बूथ, हैप्पी टू आंसर। यस सर। जो रिसर्च का काम हुआ और उसके कारण जो मॉड्यूल डेवलप करने पर खर्चा आया, उसकी तो रिकवरी हो गई आपकी? बिल्कुल सर, इसलिए तो इस प्राइस एक मिनट जब वो रिकवरी हो गई तो अब ये छोटे जो बैंक हैं 50 करोड़ वाले, 100 करोड़ वाले जो काम कर रहे हैं, उनको तो आप बहुत ही कंसेशनल रेट पर ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवा सकते हैं। करेक्ट। तो आप एक ऐसे प्रपोजल के साथ, ऐसे फाइनेंशियल के साथ प्लीज कम आउट। आप चाहे नेफकप के साथ बात करें, चाहे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करें और एक फाइनेंशियल ऐसा दें जिस पर आप अपने खर्चे पूरे कर चुके हैं और वो हमारे छोटे 50 करोड़ 100 करोड़ के बैंकों वालों के लिए अफोर्डेबल हो सकता है, तो हम समझते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके बात कर सकते हैं। कैन यू डू दैट? एब्सोल्युटली यार, इसीलिए मैंने हर पॉइंट पे मेंशन किया। जैसे जेन एआई आज की तारीख में एक मिथ है कि बहुत एक्सपेंसिव है, अडॉप्ट करना कोऑपरेटिव बैंक के लिए अभी दूर की बात है, अभी नियर फ्यूचर में नहीं है। बट जैसे मैंने कहा, ये सारे जो हमने प्लेटफॉर्म डिस्कस किया वो शुल्क 3 लाख पर ईयर के कॉस्ट में हम अवेलेबल करा के दे रहे हैं टू कोऑपरेटिव बैंक टू ट्राई आउट यूज केसेस। ऑब्वियसली जब वो यूज केस ब्रॉडर सेगमेंट में डिप्लॉय होगा या जब बैंक ग्रो होगी तो वो ग्रो होगा एंड तब डिसाइड कर सकते हैं कि इसको ऑन प्रेम लेना है या कुछ करना है। बट जेन एआई की जर्नी स्टार्ट करने के लिए वो कॉस्ट इतनी एक्सपेंसिव नहीं होगी, ये हमारी एश्योरिटी है। मेरा सुझाव है कि आप जो टेक्नोलॉजी यहाँ बता रहे हैं वो टेक्नोलॉजी बकेट के रूप में और अगले 3 साल की एश्योरेंस के अगले 3 साल में जो अपडेशन होगा वो आप उसी खर्चे में करके देंगे। एक फाइनेंशियल आप हमको दीजिए, हम उसको अपने बैंकों के साथ शेयर करेंगे और आपके साथ अधिक बिजनेस करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, ओके, फाइन, हैप्पी टू डू दैट, थैंक यू। तो फाइनली ये हुआ कि IBM जो टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की है, जिस टेक्नोलॉजी पर इन्होंने जो खर्चा किया था वो कमा लिया है, अब इनके पास अवेलेबल है सेल के लिए। तो जो छोटे बैंक हैं 50 करोड़ वाले, 100 करोड़ वाले या उससे दूसरे भी जो बैंक हैं, उनके लिए वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाएंगे, अफोर्डेबल रेट पर करवाएंगे और 3 साल की एश्योरेंस के साथ के वो 3 साल में जो अपडेशन होगी वो उसी से फाइनेंशियल में करेंगे। वो एक प्रपोजल हमको देंगे नेफकप को और नेफकप आपके साथ उसको शेयर करेगी और उसके बारे में आगे सोचेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू। That's very forward looking. Just wait, sir. Oh. Congratulations, sir. I would request my colleague Ashish now to present a token of appreciation to Sumit, sir.